तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग के लाभ बताइए। सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी ये आपके पेट्रोलियम के ही हिस्से हैं, उसमें से अलग करके उनको निकाला जाता है उस कीचड़ में से, ठीक है। उस कीचड़ को फैक्ट्री में ले जाके जब रिफाइन करते हैं तो उसमें से सीएनजी और एलपीजी जैसे गैसें अलग से बनती है, ठीक है। अब यह है कि सीएनजी और एलपीजी का अगर हम ईंधन के रूप में उपयोग करें तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, यानी क्या लाभ होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि इनका उपयोग, सीएनजी का और एलपीजी गैसों का उपयोग किसमें, वाहनों में किया जाता है। इनमें उपयोग करने से ये होता है कि पहली बात तो ये सस्ते होते हैं और दूसरी बात ये प्रदूषण फैलाते नहीं है, जिससे हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचता नहीं है। क्लियर है पहला पॉइंट, हाँ या ना। दूसरी बात क्या है कि एलपीजी और सीएनजी को इकट्ठा करके रखना बहुत आसान होता है और इनका खर्च भी कम आता है। पहला वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं इसका उपयोग, जिससे प्रदूषण नहींवत रूप से होना चाहिए इसलिए। दूसरा कि इनका संग्रह करके रखना और इनका खर्च दोनों बहुत ही आसान से होते हैं, यानी इजीली इनको हम संग्रह कर पाते हैं और इनको ले पाना या इनको खरीद पाना बहुत सस्ता होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है कि इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है। इसका मतलब यह है कि अगर लकड़ी का एक टुकड़ा जलाया जाए और एलपीजी सीएनजी का उतनी क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में गैस जलाई जाए तो सीएनजी और जो एलपीजी है वो अधिक मात्रा में ऊर्जा देगी कंपेयरिंग टू लकड़ी के रूप में। लकड़ी के रूप में जो सीएनजी और जो एलपीजी है वो अधिक मात्रा में क्या देती है, एनर्जी देती है। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूं। अगर एक लकड़ी जलाई जाए और उसी मात्रा में सीएनजी एलपीजी गैस जलाई जाए तो लकड़ी जो है उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगी जितनी सीएनजी और एलपीजी देगी। और दूसरी बात क्या कि लकड़ी को जब जलाएंगे तो लकड़ी के पूरी रूप से जलने के बाद राख बच जाती है। क्या बच जाती है, राख। लेकिन सीएनजी और एलपीजी को जलाने के बाद कोई भी राख बचती नहीं है। और लकड़ी जब जलती है तो वातावरण में धुआं फैलाती है ना, धुआं फैलाती है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। लेकिन सीएनजी और एलपीजी को जलाने से बिल्कुल भी धुआं होता नहीं है, नहीवत रूप से होता है, ठीक है ना। तो वही लिखे हुए हैं कि एलपीजी का उपयोग घरों में और कारखानों में आसानी से होता है और एलपीजी और सीएनजी गैस आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और इससे सस्ते भी होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा था कि एलपीजी और सीएनजी गैसों को जलाने के बाद राख के कण बचते नहीं है। क्लियर है, घरों में आसानी से पहुंच जाता है, इकट्ठा संग्रह करना बहुत आसान होता है और ये सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि इनको जलाने के बाद किसी भी प्रकार के राख के कण बचते नहीं है। क्लियर है बेनिफिट्स, यस और नो। डाउट है क्या आदर्श, डाउट बेटा, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी कि जब जमीन से उस कीचड़ को निकाला जाता है जो मिलियन सालों के बाद बना है, उसको जब फैक्ट्री में ले जाया जाता है तो उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो उन प्रोडक्ट में से किस प्रोडक्ट का या किस उत्पाद का उपयोग सड़क के निर्माण में, यानी डामर के रूप में किया जाता है। आपने डामर देखा ही होगा ना, वो भी उसमें से ही बनता है। वो डामर का नाम बताना है, तो वो डामर का नाम है बिटुमिन। क्या नाम है, बिटुमिन। तो बिटुमिन का उपयोग सड़क निर्माण में डामर के रूप में किया जाता है, जिसको आप लोग डामर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्लियर बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी आप पूछ रहे थे ना कि ये पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो वो सारी की सारी प्रोसेस यही लिखी हुई है कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पतियों से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। कोयला कैसे बनेगा, ठीक है, कोयला कैसे बनेगा, ध्यान देना बेटा। तो लिखना है कि लगभग 300 मिलियन पहले, ठीक है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले
ठीक है, 300 मिलियन वर्ष पहले, यानी बहुत 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 पहले की समय है। 300 मिलियन वर्ष किसको कहते हैं, समझना बात, बहुत टाइम बहुत बहुत लगता है ना, बहुत, ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। कैसी होती है, बहुत धीमी। लगभग 300 वर्ष मिलियन पहले हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे घने जंगल थे, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, है ना, जैसी प्रक्रियाओं से वो पेड़ जमीन के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, प्राणी भी दब जाते हैं ना। अब उन पर जैसे जैसे ये सारी प्रोसेस होती जाती है, बाढ़ आती जाती है, भूकंप आता जाता है, तो एक मिट्टी की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, यानी एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ती जाती है। अब इससे क्या होता है कि जो मृत वनस्पतियां जमीन के नीचे दबी थी, पहले वो अगर थोड़ी सी दबी होगी, बाद में और अधिक दब जाएंगी, फिर और अधिक दब जाएंगी, ऐसे वो पृथ्वी के काफी नीचे, काफी हद तक नीचे पहुंच जाती हैं। जिससे क्या होता है कि जिससे मिट्टी का, यानी पृथ्वी का उन वनस्पतियों के ऊपर दाब, यानी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और बहुत जमीन के नीचे चलेंगे तो उन पर क्या हो जाएगा, गर्मी की मात्रा भी बढ़ जाएगी। यानी अत्यधिक प्रेशर, यानी अत्यधिक दाब और उच्च तापमान के कारण उन मृत वनस्पतियां कोयले में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि वो मृत वनस्पतियां इसमें कोयले में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के पास कम नमी वाले क्षेत्र में घने जंगल थे। कम नमी वाले क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम हो, बहुत कम हो। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, जैसे कि बाढ़ आदि से ये जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। अब अधिक मिट्टी जमा होने के कारण वे संपीड़ित, यानी सिकुड़ गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए, यानी कि जैसे जैसे इन पे मिट्टी की परतें चढ़ती गई, वैसे वैसे ये उतना ही उनके ऊपर दबाव बढ़ता गया। उच्च दबाव, यानी अधिक प्रेशर और तापमान के कारण मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब लास्ट एक क्वेश्चन इसके अंदर और पूछा था इसमें कि इस प्रक्रम को किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो मृत वनस्पतियां हैं वो कोयले में जब परिवर्तित होती हैं तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि कोयला काले रंग का होता है, और जिस चीज में काला रंग आ जाए इसका मतलब उसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है। तो जो कोयला जो है वो कार्बन का स्वरूप है। किस स्वरूप है? कार्बन का। तो लिखना है कोयले के अंदर सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन। इसीलिए कार्बन पाया जाता, और दूसरी बात ये कि कार्बन के अंदर कोयला पाया जाता है, और इस प्रक्रिया को होने में बहुत समय लगता है। यानी ये प्रक्रिया बहुत 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 धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुत धीमी। मिलियन वर्ष साल बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। इसमें पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली जाती हैं। समझ रहे? तो लिखना है कि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, और यह प्रक्रिया अत्यधिक धीमी होती है। कैसी होती है? अत्यधिक धीमी। इसीलिए इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण प्रक्रिया। समझ रहा है? यानी कि ये कोयले में परिवर्तित होता है, इसलिए इसको कार्बनिक प्रक्रिया कहते हैं। बोला डाउट है यहां तक बेटा? डाउट बेटा? ओके, अब आ जाइए आपकी खाली जगह पर। क्वेश्चन नंबर 4, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह थी कि खाली जगह तथा खाली जगह जीवाश्म ईंधन है। जो जीवों की हड्डियों से, जो जीवों से मिलकर बने उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वनस्पतियां एक प्रकार का जीव होती हैं, क्योंकि उनमें जीव होता है ना। कहते हैं कि वनस्पतियां जो हैं वो सजीव कहलाती हैं। और पहला वो हो गया। दूसरा, जितने भी प्राणी वगैरह होते हैं, मछली वगैरह जो होते हैं, इनके दबने से भी इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म ईंधन में कोयला और पेट्रोलियम का समावेश होता है। ठीक है, वनस्पतियों से और जीवों की मृत हड्डियों से कोयला बनता है, और जीवाश्म और पेट्रोलियम बनता है। क्या बनता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कौन कौन आ गया? पेट्रोलियम में केरोसिन, नैफ्था, डीजल,
है ना, ये सब चीजें किसमें आती है, जीवाश्म ईंधन में आती है। उसके बाद पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम खाली जगह कहलाता है। यानी कि आपको जो पेट्रोलियम प्राप्त होता है, आपको जो कीचड़ जमीन की नीचे से जो कीचड़ प्राप्त होता है, अब उस कीचड़ में से अलग अलग चीजों को निकालना क्या कहलाता है, तो उन चीजों को अलग अलग निकालना संशोधन कहलाता है। संशोधन का मतलब नई खोज है, यानी खोज करना कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा माना जाता है, वाहनों में सबसे कम प्रदूषित हो वाहनों के द्वारा तो उस ईंधन का उपयोग हम करते हैं, तो उसका नाम क्या है, सीएनजी, यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म पूछे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का लिख दो चलो।